अगला प्रश्न है पेंडिमेथिलिन का व्यावसायिक नाम। पेंडिमेथिलिन का जो है व्यावसायिक नाम क्या है? वैसालिन, लासो, मचेटी, स्टाम्प। तो पेंडिमेथिलिन को स्टाम्प बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इधर शाकनाशी और उनके व्यापारिक नाम दिए हुए देख सकते हैं। पेंडिमेथिलिन को स्टाम्प बोलते हैं, ब्यूटाक्लोर, मचेटी, फ्लुक्रेलिन, बेसालिन। जो ये फ्लुक्रेलिन बेसालिन है इसको बुआई से पहले डालते हैं। और एलाक्लोर को लासो बोलते हैं, मेटाक्लोर को यूल बोलते हैं, लेक्टोफेन को कोबरा बोलते हैं। लेक्टोफेन, कोबरा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हर्बिसाइड हम खेत में किस समय यूज करते हैं? जो पेंडिमेथिलिन है ये पोस्ट इमरजेंस यानी बुआई के बाद अंकुरण से पहले यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला है कि पेंडिमेथिलिन जी अंकुरण से पूर्व यूज होता है। फ्लुकोरोलिन जो है ये जो है बुआई से पूर्व यूज होगा। डेलाफान अंकुरण से पूर्व, एट्राजिन अंकुरण से पूर्व। जो अंकुरण से पूर्व होते हैं इन्हें कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। 2,4-D बुआई के 30 से 35 दिन बाद। ब्यूटाक्लोर जो होता है रोपाई के बाद। सीमाजिन अंकुरण से पूर्व। अगला प्रश्न है हे चारा या सूखा चारा उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें चीनी अधिक हो, प्रोटीन अधिक हो, वसा अधिक हो, क्रूड रेशा अधिक हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। है या जो सूखा चारा होता है उन फसलों से बनाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। अगला प्रश्न है अंधे गुड़ाई की संतुलित की जाती है किसमें? शुगर केन यानी गन्ने की फसल में। अगला प्रश्न है निम्न में से धान के खेत में सामान्यतः पाए जाने वाला एक वर्षीय घास का खरपतवार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इकाइनोक्लोकुर्सियालाई है धान का एक वर्षीय खरपतवार है, इसको सामा भी बोलते हैं। इसके मैनेज के लिए आप स्टाम्प F34 या प्रोपेनिल जो होता है डाल सकते हैं सामा के मैनेज के लिए, स्टाम्प F34। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवरणात्मक कवकनाशी यानी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है? कौन सा इसमें नॉन सेलेक्टिव है? तो डाइक्वाट, पैराक्वाट जो होते हैं ये सभी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड? कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड? ये हो जाएगा पैराक्वाट। अगला प्रश्न है धान, गेहूं, जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी या पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? धान, गेहूं, जौ में जो पृथक्करण दूरी होती है वो 3 मीटर रखते हैं। और बाजरे की सबसे ज़्यादा पृथक्करण दूरी रखते हैं आधार बीज प्राप्त करने के लिए लगभग 1000 मीटर। अगला प्रश्न है धान, गेहूं, जौ का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है 3 मीटर। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल को 115 kg नेत्रजन देने के लिए यूरिया की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो 115 × 100/46 हो जाएगा, तो आप उसको हल कर लेना, नेत्रजन निकल आएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ की ऋतु फसल है? खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, अरहर। तो अरहर जो है ये खरीफ ऋतु की फसल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है विच क्रॉप इज नोन एज कैमल क्रॉप? कैमल क्रॉप किसको बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरगम बाइकलर यानी ज्वार जो है इसको क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप बोलते हैं। ज्वार की फसल को ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है। ज्वार की खेती दाने व चारे के लिए की जाती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ज्वार में प्रथम है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। विश्व में ज्वार के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे उत्पादन में है। उत्पादन की दृष्टि से जो है अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ज्वार का कहाँ है? भारत में है, फिर अमेरिका में है। और प्रोडक्शन की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, भारत द्वितीय स्थान पर। और भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में अग्रणी है। अगला प्रश्न है सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है। 60 से 75 दिन बाद जो है ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक पौधे फूल देते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? चना की बीज दर 80 kg, तिल 4, सरसों 10, सूरजमुखी 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरसों है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सीड रेट इनकी राई, सरसों या काली सरसों जो पीली सरसों होती है इनकी बीज दर 5 से 6 kg के आसपास होती है। जो तारा मीरा होती है 6 से 7 kg प्रति हेक्टेयर होती है। लाही है तो 4 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। फसल कारक और रोग दिए हुए हैं इधर, उनके देखते हैं। जो करनाल बंट गेहूं में लगता है वो किसके कारण होता है? गेहूं का करनाल बंट ये निवोसिया इंडिका के कारण लगता है। अगला रोग है टर्फिकम लीफ स्लाइट, ये मक्का में लगता है हेलोमेंथोस्पोरियम के कारण। लीफ स्पॉट लगते हैं सोयाबीन में सर्कोस्पोरा कुकुची।
सोयाबीन में लीफ स्पॉट क्यों होता है? सर्कोस्पोरा कुकुची कारण। और चना का जो ब्लाइट होता है एस्कोकाइटा रेबेई होता है, एस्कोकाइटा रेबेई। अगला प्रश्न है, फसल दिए उनके वानस्पतिक नाम दिए, उनको सुमेलित करना है। तो जो अंगूर है उसको क्या बोलेंगे? विटिस वेनिफेरा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, विटिस वेनिफेरा। प्याज को क्या बोलते हैं? एलियम सेपा बोलते हैं, एलियम सेपा हो जाएगा। मूंगफली एराकिस हाइपोजिया होता है। सरसों ब्रेसिका स्पीसीज या कंप्रेस्टिस। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, अंगूर विटिस वेनिफेरा है, प्याज है एलियम सेपा, मूंगफली एराकिस हाइपोजिया, सरसों ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। अगला प्रश्न है, आपको इसकी उपज सुमेलित करना है। गन्ना की क्या उपज दर है? धान गेहूं इनकी क्या उपज है? तो गन्ना जो होता है 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। आलू हो जाएगा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। धान की उपज हो जाएगी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बाजरा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ना 800 कुंटल होता है, आलू 200 कुंटल, धान 50 कुंटल, बाजरा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है? तो ट्रेटिकल जो है गेहूं एवं राई के क्रॉस से रिम्पो के द्वारा विकसित की गई थी। ट्रेटिकल जो क्या है? मानव निर्मित फसल है जिससे सर्वप्रथम भारत में विकसित किया गया। ट्रेटिकल को गेहूं और राई के क्रॉस से डेवलप किया गया था, रिम्पो नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया। अगला प्रश्न है, सही कूट सुमेलित गेहूं और खरपतवार दियो। तो सामा किसका हो था? कोलेनम कुर्सगेलाई। धान का हो जाएगा कासनी जो है बरसीम का हो जाएगा। गन्ने का कौन सा है? तो फैलेरिस माइनर गेहूं का हो जाएगा, गन्ने का बचेगा मोथा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप इधर खरपतवार गेहूं में कौन कौन से लगते हैं? बथुआ लगता है, गेहूं को मामा लगता है, चटरे लगता है, हिरनखुरी लगता है। धान में मोथा होता है, मोथा धान और गन्ना दोनों में होता है। जंगली धान है, सामा है, भंगरा व कनकवा। और शरदकालीन गन्ना सभी खरपतवार जैसे कासनी, दूब, सैंजी। शरदकालीन जो गन्ना है उसमें कासनी भी हो जाती है, दूब भी हो जाती है, सैंजी भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए? तो धान को छोड़कर किसी फसल में 1 घंटे से ज़्यादा पानी ठहरने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीज दर सुमेलित करना है। संकुल मक्का जो होता है, संकुल मक्का की बीज दर होती है 18 से 20 केजी। शंकर मक्का 20 से 25 केजी। मूंग या उड़द 12 से 15 केजी। सरसों 5 से 6 केजी। मटर 75 से 100 केजी या 110 केजी के आसपास भी होती है मटर। अगली है बोनी मटर 120 से 125 केजी। संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर 18 से 20। शंकर मक्का 20 से 25। उड़द या मूंग 12 से 15। सरसों 5 से 6 केजी। मटर 75 से 100 केजी। बोनी मटर 125 से 30 केजी तक होती है, 120 से 125 केजी। अगला प्रश्न है, टोपिंग क्या होता है? टोपिंग का मतलब होता है तंबाकू में शीर्ष कलिका को, जो शीर्षत कलिका है उसको हटाना, तोड़ना। शीर्ष पुष्पों को अकेले या कुछ शीर्षत पत्तियों के साथ तोड़ना होता है टोपिंग। टोपिंग की क्रिया किसमें करते हैं? तंबाकू में। टोपिंग की क्रिया तंबाकू में होती है। शीर्ष जो कलिका है उसको अकेले या कुछ पत्तियों के साथ तोड़ना टोपिंग है। रेटिंग क्या है? यह एक माइक्रोवेल प्रोसेस है जिसमें छाल के साथ रेशा डंठल से आसानी से अलग हो जाए, उसके लिए रेटिंग प्रोसेस करते हैं। सनई है, जूट है, इनमें रेटिंग प्रोसेस की जाती है। कपास के फाइबर को इकट्ठा करना लिंटिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में सीड से फाइबर अलग किए जाते हैं। मक्का में नर पुष्पकण को टेसल कहते हैं और पौधे से इसको अलग करने को डिटेसलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक संकर टी रोजेज किसके क्रॉस के कारण उत्पन्न हुई? जो आधुनिक संकर टी रोजेज है वो किसके क्रॉस से उत्पन्न हुई? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, संकर परपेचुअल्स और फ्लोरीबेंडा के क्रॉस से। जो आधुनिक संकर टी रोजेज है वो संकर परपेचुअल्स और फ्लोरीबेंडा के क्रॉस से तैयार हुई। अगला प्रश्न है, मेंडल को सहलग्नता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेंडल को सहलग्नता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा अध्ययन किए गए जो 7 लक्षण है कितने गुणसूत्रों पर आधारित थे? तो 5 गुणसूत्रों पर आधारित थे। मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए जो 7 सिम्टम थे वो 5 क्रोमोसोम पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। 10 का 4 गुणसूत्रों पर आधारित थे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो उनके द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण थे मेंडल के द्वारा 7 लक्षण वो 4 क्रोमोसोम पर आधारित थे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10 का बी राइट है। अगला प्रश्न है, डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस अनुपात होता है। डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए के 1:1, 1:1, 1:1 या 3:1 या 1:3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डुप्लीकेट जीन एक्शन में जो टेस्ट क्रॉस अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए की एक स्ट्रैंड में 8:T अनुपात 2 है तो पूरक स्ट्रैंड में क्या अनुपात होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जीन शब्द को किसने दिया? मेंडल, सल, बैटसन, जोहानसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी। जीन शब्द जो है जोहानसन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? 21, 63, 42, 14। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 63। गेहूं के भ्रूणपोष में जो है 63 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य नरबंधता मुख्यतः किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है? कोशिका द्रव्य नरबंधता जो है मुख्यतः किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है? स्वपरागित, परपरागित, वेजिटेटिवली या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी। कोशिका द्रव्य नरबंधता मुख्यतः जो है वेजिटेटिवली जो होती हैं क्रॉप्स उनके बीज प्रोडक्शन में उपयोग आती है। अगला प्रश्न है एकल जीन का बहुप्रभाव कहलाता है। एकल जीन का बहुप्रभाव क्या कहलाएगा? बहुप्रभाविता, बहुगुणिता, विषम गुणिता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एकल जीन का बहुप्रभाव यानी मल्टीपल इफेक्ट जो है बहुप्रभाविता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है हेट्रोजाइगस लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है। हेट्रोजाइगस लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है शुद्ध वंशक्रम, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी या सिंथेटिक वैरायटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हेट्रोजाइगस लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी हेट्रोजाइगस होती है लेकिन पॉपुलेशन उसकी होमोजीनियस होती है। अगला प्रश्न है एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ संकरण कहलाता है। एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ संकरण क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, 3-वे क्रॉस, डबल क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ जो क्रॉस होता है वो टॉप क्रॉस कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया? जो प्रथम कृत्रिम संकर है उसको किसके द्वारा बनाया गया? मेंडल, कोलिरूटर, थॉमस फेयरचाइल्ड या बेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो प्रथम कृत्रिम संकर था वो थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक आधार पर सिस्टेमिक संकरण का कार्य किस वैज्ञानिक के साथ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है शेर, मक्का, पटेल, कपास, कोलिरूटर, निकोटिया, नाइट फल। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोलिरूटर निकोटियाना से संबंधित है। वैज्ञानिक आधार पर सिस्टेमिक संकरण का कार्य किस वैज्ञानिक के कार्य के साथ शुरू हुआ? कोलिरूटर निकोटियाना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डबल क्रॉस प्लान किसके द्वारा दिया गया? डबल क्रॉस प्लान जोन्स के द्वारा, बेल के द्वारा, सल या नाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो डबल क्रॉस प्लान है वो जोन्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है ई कोलाई में वर्तुलाकार गुणसूत्र का विचार किसने दिया? ई कोलाई में वर्तुलाकार गुणसूत्र का जो विचार है वो कैरेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कि पौधों में लिंग किसने खोजा था? ग्रीव ने, कैमेरियस, लिनियस या फेयरचाइल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी। कैमेरियस ने पौधों में लिंग खोजा था। अगला प्रश्न है किसने कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान से पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा? ग्राफ ने, स्पेलंजानी, ओ हर्टविग या टिंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेलंजानी ने कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान से पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा। अगला प्रश्न है अनुजननवाद यानी इपीजेनेसिस की धारणा किसने दी? इपीजेनेसिस की धारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी वोल्फ, सी बोनेट, डी डार्विन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इपीजेनेसिस की जो अवधारणा है वो वोल्फ ने दी थी। अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1759, बी है 1859, सी है 1959, डी है 1895। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है वो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जर्म प्लाज्म थ्योरी, यानी जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है, जनन द्रव्यवाद किसने दिया? डार्विन, केस्टल, वीजमैन या फिलिप्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीजमैन के द्वारा जो है जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई। अगला प्रश्न है सेल लिंकेज थ्योरी किसने दी? विरकोस, रेडन, सोयन, नेगाली या हुक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए, सेल लिंकेज जो थ्योरी है विरको के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है गुणसूत्र किस प्रवस्था में ज्यादा कंडेंस यानी सांद्रित हो जाते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एनाफेज स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ज्यादा सांद्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यस स्टेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है डीएनए डबल हेलिक्स में जीए किसके बराबर होता है? डीएनए डबल हेलिक्स में जीए किसके बराबर होता है? सीटी के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग में डीएनए को किसके साथ लेबल किया था? हर्शे एवं चेज ने डीएनए को अपने प्रयोग में किसके साथ लेबल किया? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, 32P। हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग में डीएनए को 32P से लेबल किया था। अगला प्रश्न है डीएनए के हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या होती है। डीएनए हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, 10। डीएनए हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है? डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रूप। डीएनए का बी रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए पॉलीमरेज प्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? हर्शे, करिनबर्ग, योनास्की, क्रिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो करिनबर्ग के द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है? तो हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगला प्रश्न है रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन काम आता है? रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन काम आएगा? लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोसोम या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है डीएनए कण का अधिकतम शोषण किस वेवलेंथ पर होता है? डीएनए कण का अधिकतम अवशोषण जो है किस वेवलेंथ पर होगा? 260 राइट ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए कण का अधिकतम शोषण 260 वेवलेंथ पर होता है। अगला प्रश्न है ब्रिज बेकेज संयोग चक्र से उत्पन्न दो पुत्री कोशिकाओं में होगा। ब्रिज बेकेज संयोग चक्र से उत्पन्न दो पुत्री कोशिकाओं में क्या होगा? द्विगुणन या न्यूनता या दोनों? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों। 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ब्रिज ब्रेकेज संयुक्त चक्र से उत्पन्न दो पुत्री कोशिकाओं में द्विगुणन और डिफिशियंसी या न्यूनता दोनों होंगे। अगला प्रश्न है एडेनिन में राइटोमेरिक शिफ्ट इसको किसके साथ जोड़ा बनाने में सहायता करेगा? एडेनिन में जो राइटोमेरिक शिफ्ट है किसके साथ जोड़ा बनाने में सहायता करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, साइटोसिन। एडेनिन में राइटोमेरिक जो शिफ्ट होता है एमिनो से इमिनो किसके साथ जोड़ा बनाने में सहायता करता है? साइटोसिन के साथ। मनुष्य में एक OX व्यक्ति अपनी कोशिकाओं में कितने बार बॉडी रखता है? मनुष्य में जो OX व्यक्ति है अपनी कोशिकाओं में कोई नहीं बार बॉडी रखता है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोलस किसके उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए है RNA, tRNA या mRNA सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो न्यूक्लियोलस है वो rRNA के उत्पादन में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है डाइकोटिलिडन एल्ब्यूमिनीज बीज है। सोयाबीन, मटर, अरंडी, कपास? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो सोयाबीन है वो डाइकोटिलिडनस एल्ब्यूमिनीज बीज है। अगला प्रश्न देखेंगे पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित अमीनो अम्ल है। पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित कौन सा अमीनो अम्ल है? ग्लूटिक अम्ल, प्रोटीन, ग्लाइसिन या हाइड्रोप्रोलिन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित अमीनो अम्ल है प्रोलीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है? पेनिसिलिन, ऑक्सामाइसिन, एमरिस्टोकैटिन, वेनामाइसिन सभी?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रतिजैविक जो है कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है? इसमें सभी राइट है। पेनिसिलिन है, ऑक्सामाइसिन, स्टोकेटिन और वेनोमाइसिन। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक है। कोशिका झिल्ली के अवशोषण में कौन सा रोधक है? इसमें भी सभी राइट है। पॉलीमिक्सिन, ग्रेमिसिडिन, सिरोलिन और टायरोसिडिन। कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक पॉलीमिक्सिन, ग्रेमिसिडिन, सिरोलिन, टायरोसिडिन। अगला प्रश्न है mRNA संश्लेषण रोधक है। mRNA संश्लेषण रोधक है, इसमें सभी राइट हो जाएंगे। एक्टिनोमाइसिन डी, रिफामाइसिन या फाइब्रोमयूरेसिल। mRNA संश्लेषण रोधक हैं एक्टिनोमाइसिन, रिफामाइसिन और ब्रोमोयूरेसिल। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में रोधक, इसमें भी सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। स्ट्रेटोमाइसिन है, यूरोमाइसिन, निपोमाइसिन, क्लोरामफेनिकाल, एरिथ्रोमाइसिन। प्रोटीन संश्लेषण में रोधक है स्ट्रेटोमाइसिन, यूरोमाइसिन, निपोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन। अगला प्रश्न है चना एवं गेहूं में क्रमशः बीज गुणन अनुपात होता है। चना एवं गेहूं में बीज गुणन अनुपात कितना होता है? 1:10 जो होता है चना में होता है और 1:20 गेहूं में होता है। चना एवं गेहूं में बीज गुणन अनुपात होता है, चना में 1:10 और गेहूं में 1:20 होता है। 52 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है आलू एवं मूंगफली में बीज गुणन अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। आलू में 1:4 और मूंगफली में 1:8 बीज गुणन अनुपात होता है। आलू एवं मूंगफली में क्रमशः बीज गुणन अनुपात 1:4 और 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है धान में बीज गुणन अनुपात कितना होता है? 1:100, 1:80, 1:40, 1:10। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो धान है, धान में बीज गुणन अनुपात होता है 1:80। बाजरे में बीज गुणन अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1:100, 1:150, 1:300, 1:200। तो इसका 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाजरे में जो बीज गुणन अनुपात होता है 1:200 होता है। गेहूं में 1:10, चने में गेहूं में 1:20, चने में 1:10 होता है और धान में 1:80 होता है। बाजरे में 1:200। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 55 का सी। अगला प्रश्न देखेंगे रेपसीड है, अरहर है, संकर मक्का है, ज्वार जूट में बीज गुणन अनुपात होता है। रेपसीड, अरहर, संकर मक्का, ज्वार एवं जूट में जो बीज गुणन अनुपात होता है 1:100 होता है। 56 का ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है प्रोटोप्लास्ट से, ल्यूकोप्लास्ट से, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में, ईआर में, क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 58 का ए। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग यानी पाचक एंजाइम रखता है? पाचक एंजाइम कौन सा रखता है? 59 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। अगला प्रश्न है एक्स रेज की खोज किसने की? विल्सन, रोंटजन, मूलर, वेंजर। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है सामान्य जीन की अपूर्ण प्रतिलिपि कहलाती है। सामान्य जीन की अपूर्ण प्रतिलिपि क्या कहलाएगी? स्यूडोजीन। सामान्य जीन की जो डिफेक्टिव कॉपीज है वो कहलाएगी स्यूडोजीन। अगला प्रश्न है शब्द रिकोन म्यूटेनम सिस्ट्रोन 1957 में किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, बेंजर। शब्द रिकोन म्यूटोन सिस्ट्रोन जो है 1957 में बेंजर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कौन सा प्रसरण स्थिर है? कौन सा प्रसरण स्थिर है? इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एडिटिव। एडिटिव जो प्रसरण है वेरिएंस है वो स्थिर है। शब्द साइब्रिड कहलाता है। साइब्रिड को क्या बोलेंगे? सोमेटिक संकर, युग्मक संकर, दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोमेटिक संकर कहलाता, साइब्रिड कहलाएगा सोमेटिक संकर। अगला प्रश्न है एड्स में इम्यून प्रभाव का कौन सा कारक अयोग्य हो जाता है? एड्स में इम्यून प्रभाव का कौन सा कारक अयोग्य हो जाता है? बी कोशिका, मैक्रोफेज या हेल्पर टी कोशिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 का सी। जो हेल्पर टी कोशिकाएं हैं एड्स में ये अयोग्य हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न है समसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए द्विगुणन होता है। समसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए द्विगुणन किस स्टेज में होगा?
इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतरा स्टेज में। 66 का ये राइट है। समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए द्विगुणन होता है अंतरावस्था में। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन, प्रोटीन और लिपिड। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा पदार्थ में कोबाल्ट है? कोबाल्ट किस में है? 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। B12 जो है साइनाकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों का अशुद्ध संयोग करता है। 69 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों का अशुद्ध संयोग करता है वो है प्यूरोमाइसिन। अगला प्रश्न है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, किसके प्रयोग ने यह सिद्ध किया था? ऑप्शन नंबर इसमें ए ही राइट है। एवरी, मैक्लाउड और मैकार्टी के प्रयोग ने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है एक जीव की आदर्श दशाओं में संख्या में बढ़ने की आनुवंशिक योग्यता कहलाती है। एक जीव की आदर्श दशाओं में संख्या में बढ़ने की आनुवंशिक योग्यता क्या कहलाएगी? वृद्धि दर, बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक जीव की आदर्श दशाओं में संख्याओं में बढ़ने की आनुवंशिक योग्यता रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाती है। अगला प्रश्न है आरडीएनए विश्लेषण सूचना देता है। आरडीएनए विश्लेषण सूचना देता है फाइलोजेनिक संबंधों का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो आरडीएनए विश्लेषण सूचना देगा फाइलोजेनिक संबंधों को। अगला प्रश्न है किस पौधे के फूल की दशा क्लिस्टोगेमी है? किस फूल की दशा जो क्लिस्टोगेमी है? मक्का, बाजरा, अलसी, गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गेहूं है इसके फूल की दशा क्लिस्टोगेमी है। 73 का डी राइट है। अगला प्रश्न है क्रायोजेन प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न में से किन जीवों के संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? फ्रोस्ट सेंसिटिव, फ्रोस्ट रेजिस्टेंट, वायवी, अवायवी। तो 74 का ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। जो वायवी होते हैं उनके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है टाइगर प्रोजेक्ट किसके संरक्षण की एक होलिस्टिक अप्रोच है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा इकोसिस्टम। टाइगर प्रोजेक्ट जो है किसके संरक्षण की होलिस्टिक अप्रोच है? वो पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है दो जातियां जो एक ही वंश से हैं, आकारिकी में समान हैं, निम्न में से कौन सी संरचनात्मक लक्षण उनमें विभेद करने के लिए आवश्यक होंगे? अगर दो जातियां हैं उनमें वो एक ही वंश से हैं, आकारिकी में भी समान है, तो कौन सा संरचनात्मक लक्षण उनमें विभेद करने में आवश्यक होगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। गुणसूत्र संख्या एवं आकारिकी जो है ये उनमें विभेद करने के लिए आवश्यक होंगे। अगला प्रश्न है दो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज एक दूसरे से अलग होते हैं, आपसी में क्रॉस करने की सफलता, उनकी आपस में जीनों के विनिमय की योग्यता, उनकी संबंधित लक्षणों समानता, संबंधित लक्षणों के समूह में अनिरंतरता। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। दो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज एक दूसरे से अलग होते हैं उनकी आपस में क्रॉस करने की सफलता से। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणित उगाई जाने वाली फसल है। एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणित उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो 78 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो है आलू। एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणित जो ऑटो पॉलीप्लॉइड है उगाई जाने वाली फसल है वो पोटैटो है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है बाजरा एक प्रबल पर परागित फसल है क्योंकि यह है प्रोटोएंडस, प्रोटोगाइनस, हर्माफ्रोडाइट, हेट्रोजाइगस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रोटोगाइनस है। बाजरा एक प्रबल पर परागित फसल है क्योंकि यह प्रोटोगाइनस है। 79 का बी राइट है। अगला प्रश्न है गेहूं एवं राई में अनुवांशिक शुद्धता दूषित होती है। गेहूं एवं राई में अनुवांशिक शुद्धता दूषित होती है इनब्रीडिंग के कारण, डिलेड सेग्रीगेशन यानी किस्मों के बीजों के साथ मैकेनिकल कंटामिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी। अन्य किस्मों के बीजों के साथ जो मैकेनिकल कंटामिनेशन है उसके कारण गेहूं राई में जो है जेनेटिकल प्योरिटी दूषित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने में कौन सी विधि उपयोगी है? बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी जो विधि उपयोगी है? बीज रोपण, एलिसा, फेगा टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जो बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने की एलिसा मेथड है, ये उपयोगी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुख्य कारक बीजों में स्थिरता को निर्धारित करता है? प्रकाश, नमी, तापमान, पोषक तत्व। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नमी। नमी जो है पोषक मुख्य कारक है जो बीजों में स्थिरता को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुवांशिक शुद्धता के लिए। जो बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट है वो जेनेटिक प्योरिटी को जांचने के लिए होता है। 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण मुख्यतः किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण जो मुख्यतः होता है सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का स्टॉक कहलाता है पेडिसिल, पेटियोल, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, फ्यूनिकल। अंडाणु का स्टॉक फ्यूनिकल कहलाता है। अगला प्रश्न, आईपीजीआरआई का मुख्यालय कहाँ है? आईपीजीआरआई का मुख्यालय है रोम, इटली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये थोड़ा डाउट वाला है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है, एक निषेचित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक भ्रूणिक पौधा, खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, क्या कहलाएगा? एक निषेचित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक भ्रूणी पौधा होता है, खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, क्या कहलाएगा? भ्रूण कोष, बीज या भ्रूणिक कैलस। तो इसको क्या बोलेंगे? 90 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बीज। बीज क्या है? एक निषेचित परिपक्व अंडाणु है जिसमें भ्रूणी पौधा, खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। अगला प्रश्न है, बीज के बीज आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला चिन्ह क्या कहलाएगा? बीज के बीज आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला बिंदु माइक्रोपाइल, पोल, स्टोम या हाइलम। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाइलम। बीज के बीज आधार से अलग होने के स्थान को हाइलम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 92 का, अफ्लाटॉक्सिन किससे संबंधित? तो अफ्लाटॉक्सिन फंगस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, गाल्जी का दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम, तारक केंद्र, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गाल्जी काय का दूसरा नाम है वो डिक्टियोसोम है। अगला प्रश्न है, होमोलोगस श्रेणी का नियम किसने दिया? बिफेन, डार्विन, डी बेरी या वेविलो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो होमोलोगस श्रेणी है इसका नियम वेविलो के द्वारा दिया गया। 94 का डी राइट है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किसके द्वारा खोजे गए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है मेलिंग टांग के द्वारा खोजे गए। अगला प्रश्न है, वोबल हाइपोथेसिस किसने दी? फ्लोर, बेंजर, क्रिक, वाटसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो वोबल हाइपोथेसिस वो क्रिक के द्वारा दी गई। जीन के लिए जीन परिकल्पना किसने दी? मेलिंग टांग, फ्लोर, बिफेन, डी बेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जीन के लिए जीन परिकल्पना फ्लोर के द्वारा दी गई। प्योर लाइन है, प्योर लाइन होमोजाइगस, हेट्रोजीनियस, होमोजाइगस, होमोजीनियस। इसमें 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो प्योर लाइन है होमोजाइगस और होमोजीनियस होती है, लेकिन हाइब्रिड जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस, होमोजीनियस होते हैं। अगला प्रश्न है, लैंड रेसेस है। लैंड रेसेस क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, देसी किस्में। लैंड रेसेस हैं देसी किस्में। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? कौन सा जो मौसम पूर्वानुमान है किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? शार्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग होता है वो किसानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। जो शार्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है उसका टाइम होता है 48 घंटे तक, और जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है उसको 3 से 10 दिन तक बोलते हैं, और जो लॉन्ग कहते हैं पीरियड वेदर फोरकास्टिंग वो 1 हफ्ता से पूरे मौसम तक होती है। मध्यम अवधि और मौसम किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। कृषि के लिए मौसम के पूर्वानुमान को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है 48 घंटे तक होता है, और जो मध्यम अवधि होता है 3 से 10 दिन, और दीर्घ अवधि वाला पूर्वानुमान 1 सप्ताह से अधिक और 1 मौसम तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है। वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा क्या है? निम्न नमी की कमी हो, लो मॉइस्चर कंटेंट हो, हाई मॉइस्चर कंटेंट हो, कूलिंग ऑफ एयर हो या वायु का आरोहण हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा के लिए कूलिंग ऑफ एयर, यानी
उच्च नमी की मात्रा हो या ठंडी हो हल्की, तो ये वर्षा होने के अनुकूल दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। वायु में जलवाष्प की मात्रा वर्षा को जन्म देती है। वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो वर्षा को जन्म देती है। जलवायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने पर संघनित होकर ओसांग तक पहुंच जाता है। जब वायु का ताप जो है ओसांग से नीचे गिर जाता है तब जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है अथवा ओलों के रूप में गिरने लगती है। अगला प्रश्न है मृदा जल विषय द्वारा मापा जाता है। मृदा जल किसके द्वारा मापा जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें दाब तस्तरी यानी सॉइल वाटर पोटेंशियल। मृदा जल पोटेंशियल किसके द्वारा मेजर किया जाता है? प्रेशर प्लेट एपरेटस या न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, टेंसियोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी है सभी। जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है इसको सभी के द्वारा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है जल स्तर को मापने का उपकरण है। जल स्तर को किससे मापते हैं? ड्रासोमीटर है, पीजोमीटर है, पेंट्रोमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीजोमीटर होता है ये मेजर करता है वाटर टेबल को। जल स्तर को मापने वाला उपकरण है पीजोमीटर। जो पीजोमीटर है ये जल की गहराई को मापता है। और पोटोमीटर होता है वाष्पोत्सर्जन को मापेगा। लाइसीमीटर जल वाष्पोत्सर्जन, मैनोमीटर जड़ दबाव, अल्टीमीटर ऊंचाई को, नैनोमीटर जो है वायु की गति को, एनीमोमीटर वायु की गति को। तो जो इसमें पीजोमीटर है वो जल की गहराई से संबंधित है। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन से, लाइसीमीटर वाष्पन वाष्पोत्सर्जन से, वाष्पोत्सर्जन को मापेगा लाइसीमीटर, मैनेमोमीटर जड़ दाब और अल्टीमीटर ऊंचाई और एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। अगला प्रश्न है पश्चिम घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार है। पश्चिम घाट के ढलान पर वर्षा का कौन सा प्रकार है? तो ये पर्वतीय। पश्चिम घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार है पर्वतीय। अगला प्रश्न है दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मौसम। दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है जो क्षण में परिवर्तित हो जाती है। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो क्लाउड सीडिंग होती है वो किसकी सहायता से होती है? तो ये होती है सिल्वर आयोडाइड। क्लाउड सीडिंग से तात्पर्य जब हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं तो क्लाउड सीडिंग करते हैं, उसमें हम सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का यूज करते हैं। सबसे पहले जो इंडिया में ये आर्टिफिशियल रेन कराने का जो प्रयोग आंध्र प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षय के कारण। ओजोन जो लेयर है क्यों क्षतिग्रस्त होती है? उसका डिप्लीशन होता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है, ये ओजोन परत के क्षरण का मेन कारण है। अगला प्रश्न है कि प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोरों और किनारों पर जमा बूंदें के क्या कारण है? जो प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोरों और किनारों पर जो जमा बूंदें उनका क्या कारण होता है? बिंदु स्राव जल के, मतलब वाटर फार फ्रॉम गुटेशन जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से पत्तियों के छोर पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें जो हैं ये बिंदु स्राव के जल के कारण आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। प्रातःकाल की घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें बिंदु स्राव के कारण होती हैं। अगला और जो जब मृदा में अवशोषण योग्य जल की पर्याप्त मात्रा हो परंतु वाष्पोत्सर्जन ना हो सकता हो, धनात्मक मूल दाब के कारण जल का बिंदुओं के रूप में पत्तियों के किनारे पर जलरंध्र के मार्ग से जल का श्रावण जो है गुटेशन कहलाएगा, बिंदु श्रावण कहलाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भर जाते हैं। यह गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों सही हैं। वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। जो वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होगा। प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है। प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है। ऊंची नीची सतह वाली
भूमि के लिए बौछारी कम उपयुक्त है। तो ये तीनों गलत ऑप्शन है, ऊपर के नीचे वाला राइट है। अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी क्षेत्र जो हैं वो पानी से भर जाएंगे, यही ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है जल की गैसीय अवस्था है। जल की गैसीय अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्प। वाष्प है जो जल की ये गैसीय अवस्था है। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर से मापते हैं, अभी बताया था वायु की गति। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति या वायु वेग मापते हैं। वायु की दिशा जो होती है विंड वेन से मापते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं वो हाइग्रोमीटर से। विकिरण के तापमान को बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए क्या करेंगे? मल्चिंग करेंगे, पानी लगाना, इंटरक्रॉपिंग या कोज प्लांटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फलों के पेड़ों को जो कोहरे से बचाने के लिए पानी भर देना चाहिए, क्योंकि पानी की होती है स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, इसलिए कोहरे से प्लांट बच जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं इसे क्या कहेंगे? SO2 जो है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आएंगे उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 है जब वर्षा जल के संपर्क में आएंगे तो आपस में क्रिया करके H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, जो जल के वर्षा के जल के साथ पृथ्वी गिरता है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं? SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 दोनों मिलकर H2S बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे अम्लीय प्रकृति हो जाती है वर्षा की। अगला प्रश्न है सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को मापते हैं। सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को मापते हैं तो वी नोच द्वारा। सिंचाई की नाली के पानी का जो फ्लो होता है उसको वी नोच के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है जो कोहरा होता है बादल का प्रतिरूप होता है, ये भी राइट है। पाला जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर जम जाता है। ओस क्या है? धरातल पर संचित जल की बूंदें हैं। और बादल जो है जलवाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। बादल जो है जलवाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होंगे। ओस जो है धरातल पर संचित जल की बूंदें हैं। और पाला क्या है? जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चला जाता तो पाला जम जाता है। और कोहरा क्या है? बादल का प्रतिरूप है। अगला शब्द है मानसून। शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून है अरेबिक लेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बैरोमीटर, नमी, वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु की दिशा, पवन वेग मापी, वायु प्रसारकी के तापलेखी, तापक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन ए नहीं है। बैरोमीटर नमी नहीं मापता है, ये जो है दाब मापी यंत्र है, दाब को प्रेशर को मापता है बैरोमीटर। बाकी तीनों नीचे के सही हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल आवश्यक है। वायुमंडल आवश्यक है किसके लिए? बादल निर्माण के लिए या वायु के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए, इनमें सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वायुमंडल आवश्यक है सभी के लिए। अगला प्रश्न है वायुमंडल तथा उसमें होने वाली सभी घटनाएं जैसे वायु तापक्रम, बादल तापक्रम, वायुदाब आदि का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र के द्वारा करते हैं? वाष्पीकरण बैरोमीटर से मापेंगे, लाइसीमीटर, साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वाष्पीकरण की माप जो लाइसीमीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। वाष्पीकरण की माप लाइसोमीटर, लाइसीमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? जो मानसूनी हवाएं हैं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र या गुजरात के कच्छ में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो मानसूनी हवाएं हैं देश में सबसे पहले जो दक्षिण भारत का केरल का तट है वहां पर पहुंचती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले जून तक दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र के मालाबार तट पर आती हैं। इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी आती हुई मानसून कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि को नापा जाता है। पौधों में वृद्धि को किससे मापते हैं? फोटोमीटर द्वारा या ऑक्सीजनोमीटर, साधारण सूक्ष्मदर्शी या कैलोरीमीटर।
तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। जो पौधों में वृद्धि उसको ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। पौधों में वृद्धि ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न, वर्षा के दिनों में बादलों की चमक और गरज एक साथ प्रारंभ होती है, गरज के पश्चात चमक होती है, चमक के पश्चात गरज, या अधिक ना गरज ना अधिक चमक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चमक के बाद गरज प्रारंभ होती है। वर्षा के दिनों में पहले बिजली चमकती है, फिर गड़गड़ाहट की आवाज आती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। वर्षा के दिनों में बादलों की चमक और गरज में क्या है कि चमक के पश्चात गरज आएगी, यानी चमक पहले होगी, गरज बाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कि वातावरण का तापक्रम मापने में प्रयोग आने वाले पद को कहते हैं। वातावरण का तापमान कौन मापता है? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। स्टीवेंसन का जो पर्दा होता है वो तापक्रम को मेजर करता है। अगला प्रश्न है, वातावरण का तापमान जो स्टीवेंसन स्क्रीन से ज्ञात किया जाता है, देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन। जो वातावरण का तापमान है वो स्टीवेंसन स्क्रीन से ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, आंधी या स्टीवेंसन जो स्क्रीन होती है 4 फीट की ऊंचाई पर लगाई जाती है, जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर स्टीवेंसन स्क्रीन लगाते हैं। आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, शीघ्रता से नीचे गिरता है, या शीघ्रता से ऊपर, या अनिश्चित बना रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, आंधी या तूफान आने से पहले जो बैरोमीटर का पारा है शीघ्रता से नीचे गिर जाता है। अगर बैरोमीटर का पारा शीघ्रता से नीचे गिर गया तो आंधी या तूफान आने के संकेत हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है कि केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना पुणे में हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना पुणे में की गई थी। आईएमडी जो है उसकी स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 पुणे में। अगला प्रश्न है, घाघ के अनुसार अंबा झार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? शुष्क मौसम का। घाघ के अनुसार अंबा झार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? शुष्क मौसम का, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, वायु का वेग मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? थर्मामीटर, एनीमोमीटर, थर्मोग्राफ, या बैरोमीटर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु का वेग मापने के लिए यूज करेंगे हवा का वेग, एनीमोमीटर। देख सकते हैं आप, जो एनीमोमीटर होता है पवन वेग लेखी या वायु वेग लेखी। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए, विंड वेन वायु की दिशा को मापेगा। बैरोमीटर वायु के दाब को मापेगा। और वायु वेग के लिए एनीमोग्राफ या एनीमोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि थर्मोमीटर जो है किसी स्थान के तापमान को मापेगा, और थर्मोग्राफ जो है इस यंत्र पर तापमान स्वतः अंकित होता है। थर्मोग्राफ पर अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर रिकॉर्ड होता रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहते हैं? भारत में किसको कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें, प्रोफेसर एल.ए. रामदास। प्रोफेसर एल.ए. रामदास हैं ये कृषि मौसम विज्ञान के जनक हैं इंडिया में। एल.ए. रामदास जो हैं कृषि मौसम विज्ञान के इंडिया में जनक हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापेंगे? सॉइल टेम्परेचर, या एयर टेम्परेचर, या वाटर टेम्परेचर, या क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है उससे फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर से फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या करेंगे? फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापेंगे। और जो सॉइल थर्मामीटर होते हैं उनसे भूमि का तापक्रम नापते हैं। किस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। और विंडवेन हवा की दिशा ज्ञात करता है। और पिकनोमीटर जो है मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। पिकनोमीटर मृदा का अपेक्षित घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। अगला प्रश्न है, सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापते हैं? रेनगेज से, पायरोनोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं सोलर रेडिएशन जो होता है पायरोनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। सोलर रेडिएशन पायरोनोमीटर।
देख सकते हैं आप, ये पायरेनोमीटर है सोलर रेडिएशन से, एनीमोमीटर वायु के गज से, एवेपोरोमीटर वाष्पोत्सर्जन से, और टेंसियोमीटर भूमि में पानी की कमी, और जो रेनगेज है वर्षा जल स्तर को मापता है। रेनगेज वर्षा जल स्तर को मापता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना है वो पुणे में की गई। आईएमडी जो है 1875 में इसमें पुणे में स्थापित हुआ था। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो 1875 पुणे में हुई। आईएमडी के अंतर्गत कृषि मौसम अनुभाग की स्थापना 1932 में की गई थी। आईएमडी के अंतर्गत जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो कृषि मौसम अनुभाग है उसकी स्थापना 1932 में की गई। और जो आईएमडी द्वारा कृषक मौसम बुलेटिन है 1945 में स्टार्ट हुआ। आईएमडी के द्वारा कृषक मौसम बुलेटिन कब जारी हुआ? 1945। तनाव मापी क्या है? तनाव मापते हैं टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन से। तनाव मापी से मापते हैं टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं। सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण किससे कर सकते हैं? तनाव मापी से। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। तनाव मापी से आप जो है सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण जो है तनाव मापी यंत्र से करते हैं, क्योंकि ताप मापी से ताप मापा जाता है। द्रव घनत्व मापी से किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है। बर्फ पिघलने पर जल का आयतन क्या होगा? बर्फ जब पिघलेगा जल का आयतन बढ़ेगा घटेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बर्फ पिघलने पर जल का आयतन घटता है। जब आर्कमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बर्फ जब पिघलेगी तो जल का आयतन घट जाएगा। अगला प्रश्न है जड़ दबाव नापा जाता है। जो जड़ दबाव है रूट प्रेशर, ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, मैनेमोमीटर। जो रूट प्रेशर है वो मैनेमोमीटर के द्वारा मापा जाएगा जड़ दबाव। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से प्रभावित होगी या प्रभावित होगी, बढ़ जाएगी या तेजी से कम होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से बढ़ जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की दर जो वातावरण के प्रेशर में अगर कमी होगी तो ये बढ़ जाएगी वाष्पोत्सर्जन की दर। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से वाष्पोत्सर्जन बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है इसमें हवा का दबाव नापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर किसके द्वारा मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें दाब मापी के द्वारा जो है प्रेशर को नापते हैं। जो हवा का दाब नापते हैं बैरोमीटर या दाब मापी से। हवा की गति मापते हैं एनीमोमीटर से। शरीर का टेम्परेचर थर्मोमीटर या तापमापी से। ताप मापते हैं थर्मोग्राफ या तापलेखी से। ताप मापते हैं थर्मोग्राफ या तापलेखी से। अगला प्रश्न है पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। पोटोमीटर का प्रयोग किस में करेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें पहला है वाष्पोत्सर्जन दर मापने में, वृद्धि नापने में, प्रकाश संश्लेषण नापने में, वायुदाब मापने में। जो पोटोमीटर होता है वो वाष्पोत्सर्जन दर मापता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, वाष्पोत्सर्जन दर पोटोमीटर संबंधित है इससे। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा है। पवन ऊर्जा एक प्रकार की नवीनीकरण ऊर्जा है। नवीनीकरण ऊर्जा के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? नवीनीकरण ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पन बिजली ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है कि रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है धुंध है, ओस है, कोहरा है, वर्षा इत्यादि वातावरण किस सतह में होती हैं? ओस, धुंध, कोहरा, वर्षा ये किस वातावरण में होंगी? ट्रोपोस्ट्रेटो मेसोजाइनो किस में होंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट है। सबसे जो निचला मंडल होता है 8 से 18 किलोमीटर वाला ये ट्रोपोस्फियर। धुंध, ओस, कोहरा आदि जो सभी जो भी होता है ये सभी किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। धुंध, ओहरा, कोस, ओहरा, वर्षा ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न है
भारत में मानसून का द्वार कहाँ से? भारत में मानसून का द्वार केरल का मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में मानसून का द्वार केरल से है। 1 से 30 जून के बीच में मानसून केरल में आ जाता है मालाबार तट तक। अगला प्रश्न है, मीडियम रेंज का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो 3 से 10 दिन के लिए 48 घंटे के लिए होता है, 24 से 48 घंटे। और मीडियम रेंज जो वाला हो जाएगा 3 से 10 दिन, और जो शॉर्ट रेंज वाला होता है 48 घंटे होता है, और जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग होता है वो एक मौसम के लिए 1 हफ्ते से अधिक हो सकता है। शॉर्ट टर्म जो है वेदर फोरकास्टिंग 48 घंटे के लिए होता है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग 48 घंटे 3 से 10 दिन के लिए, और जो लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग होता है वो 1 हफ्ते से अधिक लगभग एक मौसम के लिए भी हो सकता है। जो किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है वो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है, 3 से 10 दिन वाला। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। साइक्रोमीटर को नापने के लिए काम में लिया जाता है। साइक्रोमीटर क्या मापेगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। साइक्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के काम आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। हाइड्रोमीटर है तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापेगा। हाइड्रोमीटर तरल या द्रव्य पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापेगा। पोरोमीटर यानी पोर होते हैं रंध्र व्यवहार से संबंधित। टेंसियोमीटर मृदा नमी या मृदा जल तनाव। किस्कोग्राफ जो पौधों की वृद्धि मापेगा। पोटोमीटर उस जो रंध्रों का जो दबाव है उसको मापेगा या उत्सर्जन की मात्रा से रिलेटेड है। पीजोमीटर पानी की सतह की गहराई नापता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर मापन करता है। हाइड्रोमीटर क्या मापेगा? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापेगा हाइड्रोमीटर। पृथ्वी तल के ठीक ऊपर वायुमंडल के सतह को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। ट्रोपोस्टेटो मीजो थर्मो आयनो से भी वायुमंडल की परतें हो जाएंगी। MHD डिवाइस स्टैंड फॉर। MHD यंत्र है। MHD को क्या बोलेंगे? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, इसका फुल फॉर्म हो जाए। MHD यंत्र होता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक यंत्र। MHD मैग्नेटो हाइड्रो मैग्नेटिक यंत्र हो जाएगा, डायनेमिक यंत्र। अगला प्रश्न है, गन्ने में बंची टॉप किसकी वजह से होता है? गन्ने में जो बंची टॉप डिजीज है वो किसकी वजह से होगा? ऑप्शन नंबर ए है अर्ली सूट बोरर, जिसको बोलते हैं चिलो इन्फस कैटेलस। अर्ली सूट बोरर को क्या बोलेंगे? चिलो इन्फस कैटेलस। बी है टॉप सूट बोरर स्क्रोपोफेगा निवेला। सी है वोली एफिड सेरेटोवेकेनुआ लेनिजेरा। डी है पायरिल्ला परपुसिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गन्ने में जो बंची टॉप होता है वो टॉप सूट बोरर की वजह से होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोपोफेगा निवेला। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, गन्ने में पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने का मतलब किसके आक्रमण से कम होता है? गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से किसका आक्रमण कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मिलीबग का, पायरिल्ला का, अर्ली सूट बोरर या टॉप सूट बोरर। गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से जो है ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा 14 का ए की इसमें मिलीबग का जो आक्रमण है वो कम हो जाएगा गन्ने में अगर स्ट्रिपिंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने का लीफ हॉपर किस लेपिडोप्टेरन परिजीवाभ जिसे बोलते हैं पैरासिटोइड से कंट्रोल होता है? गन्ने का लीफ हॉपर जो है लेपिडोप्टेरन परिजीवाभ से नियंत्रित होता है। कौन सा वो पैरासिटोइड है जिससे लीफ हॉपर कंट्रोल होगा गन्ने का? ऑप्शन नंबर ए एप्रिकेनिया मिलोनोलुका ग्रेनुलोसिस वायरस या स्टोरमियोसिस या ट्राइगोडर्मा चिलेनिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए। जो गन्ने का लीफ हॉपर है वो किस पैरासिटोइड से कंट्रोल होगा? एप्रिकेनिया मिलोनोलुका से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्ती का संकुचन यानी स्केलेटनाइजेशन किसके कारण होता है? एफिड है, सफ़ेद मक्खी है या तंबाकू लट है या तंबाकू तनागाल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेबेको कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तंबाकू की पत्ती का जो संकुचन होता है टेबेको लट या टेबेको कैटरपिलर की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, नींबू की तितली है, नींबू की तितली कौन सी है? टैक्सोपटेरा सिट्रिसिडा है, फाइलोनेस्टिस सिट्रेला, पेपिलियो डिमोलियस या इनमें से कोई नहीं?
जो नींबू की तितली है उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, पेपिलियो डिमोलियस। पेपिलियो डिमोलियस ये नींबू की तितली है। अगला प्रश्न है, अनार को पॉलीथीन बैग से कवर किससे बचाने के लिए करते हैं? अनार के फलों को पॉलीथीन से कवर क्यों कर देते हैं? सकिंग मोथ से बचाने के लिए, फ्रूट बोरर या सूट होल बोरर या फ्रूट फ्लाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनार को पॉलीथीन के बैग से कवर कर देते हैं जिसमें क्योंकि सकिंग मोथ ना लगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब में छाल का गुलाबी होना और गुलाबी रंग फल पर होकर पहुंचना किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल वूली एफिड, सेंट जोस स्केल, एप्पल स्टेम बोरर या लीफ ऊचर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब में, ऑप्शन नंबर 20 में है, सेब में छाल का गुलाबी होना और गुलाबी रंग फल पर होकर नुकसान पहुंचाना ये सेंट जोस स्केल का लक्षण है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, सेंट जोस स्केल डिजीज होता है सेब में, तो क्या होता है, गुलाबी रंग जो है फलों पर आ जाता है जिससे नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, आलू को खेत और भंडारण दोनों में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? आलू को खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट कौन है? पोटैटो एफिड, लेडी बर्ड बीटल, पोटैटो ट्यूबर मोथ या पोटैटो ब्लैक कटवर्म? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है आलू को खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। अगला प्रश्न है, एक लार्वल परजीवी जिसे बोलते हैं पैरासिटोइड, चिलोनस ब्लैक बुर्नी किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करता है? चिलोनस जो ब्लैक बुर्नी है पैरासिटोइड वो किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है एग्रोटिस इप्सिलोन वी फथोरेमिया ओपर्क्यूलेलासी म्यूजस परसिकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चिलोनस ब्लैक बुर्नी पैरासिटोइड है वो फथोरेमिया ओपर्क्यूलेला की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन किसके लक्षण हैं? पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन किसके लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए है डायमंड बैक मोथ, बी है कैबेज बोरर, सी है पेंटेड बैग, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन है वो डायमंड बैक मोथ के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की गई? डायमंड बैक मोथ, केबेज बटरफ्लाई, पेंटेड बैग या एफिड? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो बीटी पत्ता गोभी वो डायमंड बैक मोथ के खिलाफ तैयार की गई। अगला प्रश्न है, नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग किसके कारण होता है? नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग किसके कारण होता है? राइनोसिरस बीटल या रेड पाम बीटल, वीविल, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर या कोकोनट माइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो रेड पाम वीवल है इसमें इसकी वजह से नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेड पाम वीवल नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कॉफी का कीट आयातित है? कौन सा कॉफी का कीट आयातित है? ग्रीन बग, स्टेम बोरर, मिली बग या बेरी बोरर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो बेरी बोरर है कॉफी का कीट वो आयातित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इधर कीट दिए हुए हैं, इधर उनके डैमेजिंग स्टेज दी हुई हैं। तो पोटैटो ट्यूबर जो मोथ है वो ग्रब स्टेज में आक्रमण करता है, गलत है। राइस वीविल ग्रब और एडल्ट दोनों में, पल्स बीटल ग्रब और लेसर ग्रेन बोरर ग्रब और एडल्ट, नीचे के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। राइस वीवल जो है ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज में आक्रमण करेगा, पल्स बीटल ग्रब में और लेसन ग्रेन बोरर जो है ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज में आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। 27 का जो ए है इसमें पोटैटो ट्यूबर मोथ ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बाकी तीनों राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इधर कीट दिए हुए हैं, इधर उनके वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइस वीविल होता है उसको सीटोफिलस ओराइजी बोलते हैं, ये राइट है। जो लेसर ग्रेन बोरर होता है उसको राइजोपरथा डोमिनिका बोलते हैं, ये भी राइट है। खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, ये भी राइट है। इसमें जो पल्स बीटल है हेलिकोरपा आर्मिजेरा ये राइट नहीं है। पल्स बीटल को ये इसका ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, बाकी ए सी और डी राइट है। अगला
प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें इधर डिजीज दी हुई, इधर उनके वेक्टर दिए हुए हैं। जो सिट्रस गिनिन होता है, साइलिड्स है, टेस्टेजा वायरस, सिट्रस एफिड, पाइनएप्पल, रूट विल्ट, मिलीबग या मूंगफली रोजेट वायरस, बटरफ्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का जो डी है ये सही नहीं है। बाकी जो सिट्रस गिनिन साइलिड्स के द्वारा फैलता है और सिट्रस टेस्टेजा वायरस सिट्रस एफिड से, पाइनएप्पल रूट विल्ट होता है मिलीबग से। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नासी कीट किस समूह के हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुख्य नासी कीट है वो है की पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नासी कीटों को की पेस्ट के समूह के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कीट का नियंत्रण खेत में पानी भरकर किया जा सकता है। व्हाइट ग्रब, टर्माइट या कटवर्म, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो खेत में पानी भरकर हम व्हाइट ग्रब, कटवर्म, टर्माइट सभी का मैनेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ। 1914, 1920, 1968, 1937। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में कहाँ स्थापित किया गया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है 1946 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कीट बंधीकरण तकनीक पहली बार 1937 में किसने विकसित की। जो इंसेक्ट स्टराइल टेक्निक है वो 1937 में निपलिंग के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, लंटेना कमेरा जो खरपतवार है किस जैविक कीट से मैनेज होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओफियोमिया लेंटानी, यही राइट हो जाएगा। 140 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेंटेना जो कमेरा होता है वो ओफियोमिया लेंटानी जो कीट है उसके द्वारा मैनेज होता है बायोलॉजिकली। अगला प्रश्न है, बेसिलस थोरिनजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया, यानी बीटी जो है बेसिलस थोरिनजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया। या सिसिवाटा, बर्लिनर, फ्रिंच या फ्लेचर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेसिलस थोरिनजेंसिस है वो यस सिसिवाटा के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है। कौन सा कीट जो है फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है। पिंक बॉलवर्म, डायमंड बेकमोथ, स्पॉटेड बॉलवर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो डायमंड बेकमोथ है वो फील्ड स्टेज में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक रूप से ग्रेनुलोसिस वायरस किसके नियंत्रण के लिए काम लेते हैं। व्यापारिक रूप से जो ग्रेनुलोसिस वायरस है वो किसके मैनेज में काम लेते हैं। हेलिकोवर पारिमिजेरा, स्पोपटेरा, लिटूरा या चिलोनस इन्फस्केटेलस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक रूप से जो ग्रेनुलोसिस वायरस होता है उसका उपयोग जो हम चिलोनस इन्फस्केटेलस के मैनेज के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, मेटाराइजियम एनिसोपीली गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसिरस बीटल के खिलाफ व्यापारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो मेटाराइजियम एनिसोपीली है इसको गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसिरस बीटल के खिलाफ हम यूज करते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बायोमैक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बायोमैक्स। मेटाराइजियम एनिसोपीली जो गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसिरस बीटल के खिलाफ व्यापारिक रूप से यूज होता है उसका व्यापारिक नाम क्या है, बायोमैक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीमक के खिलाफ कौन सा प्रतिकर्षी यानी रिपेलेंट काम में लेते हैं। सिट्रोनेला का तेल, डीट या पेंटाक्लोरोफिनाल या बार्डोमेक्सियर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीमक के खिलाफ जो है रिपेलेंट यानी प्रतिकर्षी के रूप में पेंटाक्लोरोफिनाल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब डिस्कस करेंगे यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा में मिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। यमुना नदी जो है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उसके पश्चात गंगा में मिल जाती है प्रयागराज संगम में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर।
रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो है मेरठ में हुआ था। मेरठ से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है पवित्र शालिग्राम जो पत्थर हैं वो किस नदी पर पाए जाते हैं? गोमती, शारदा, घाघरा। तो ये गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई जो है 630 किलोमीटर के आसपास है। ये नेपाल से निकलती है गंडक नदी। इसको नारायणी नदी भी मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं। शालिग्रामी या नारायणी नदी, नेपाल में इसको शालिग्रामी बोलते हैं। इसमें शालिग्राम पत्थर भी पाए जाते हैं गंडक नदी में। और ये जब मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो उसे नारायणी नदी भी बोलते हैं। 630 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है गंडक की। अगला प्रश्न गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं, वो एक कृत्रिम झील है। ये सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा जलाशय जो है ये प्रयागराज में है, बेला नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती है? तो यूपी में सर्वाधिक नहरें हैं उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। जो यूपी का जो पश्चिमी यूपी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? जो है रामगंगा नदी है यूपी के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। रामगंगा नदी जो है यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है और गंगा नदी भी बिजनौर से ही आती है। गंगा नदी की जो लंबाई है पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है और यूपी में केवल बात करें तो गंगा नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। या यूपी के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंगो ग्लेशियर है। ये जो है बहराइच से प्रवेश करती है इंडिया में। अगला प्रश्न है ओबरा बांध किस नदी पर है? ओबरा बांध है ये रिहन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। गंगा नदी यूपी की कितने जिलों से बहती है? तो 28। और यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 20। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, यूपी में होकर प्रवाहित होती है और प्रयागराज संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शारदा की सहायक नदी। सरयू शारदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है घाघरा नदी यूपी के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बहराइच राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहराइच से जो घाघरा नदी है प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत। जो शारदा नदी है पीलीभीत से जो है यूपी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कानपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी। चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। घाघरा, यमुना, गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? 3। एक हिमालयी, एक मैदानी क्षेत्र वाली और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों वाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर ये सभी जो है गंगा किनारे, लेकिन कौशाम्बी जो है ये गंगा किनारे स्थित नहीं है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में प्रवेश करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमीरपुर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की जो है हमीरपुर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये गाजीपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी तट पर गोरखपुर स्थित है? जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहाँ है? तो यूपी में।
देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, शुक्रताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये पीलीभीत में है फुलहर झील। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही सुमेलित है। तो इसमें ये सभी चारों राइट है। रामगढ़ जो है गोरखपुर में है, मानसी गंगा मथुरा में है, लक्ष्मी ताल झांसी में, मदन सागर महोबा में। मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर सोनभद्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।